एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम। जैसा कि हमने अपनी पिछली कड़ियों में भी जिक्र किया कि युद्ध एक टीम वर्क है। युद्ध से जुड़ी सेवाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन युद्ध के संदर्भ में किसी की भी अहमियत कम करके नहीं आंकी जा सकती। एक छोटी सी सर्विस के ट्रैक मिस करने का अर्थ होता है पूरा युद्ध प्रभावित होना। हमारी आज की कड़ी में 4 नायक हैं। सिग्नल कंपनी के लांस नायक के सक्सेना और रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस से जुड़े व्हीकल ड्राइवर वीडी शर्मा, बचन सिंह और राजपाल सिंह। आइए सबसे पहले मिलते हैं के सक्सेना से। मैं लांस नायक के सक्सेना उस समय 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड सिग्नल सेक्शन पुंछ में पोस्टेड था और मेरा काम था जो सिग्नल्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, वायरलेस सेट हुए, टेलीफोन्स हुए, बैटरीज वगैरह हैं, इनका सबका मेंटेन करना, मेंटेनेंस देना, इनका रिपेयरिंग करना, सबको अप टू डेट कंडीशन में रखना। कम्युनिकेशन की पावर और अहमियत को हम सब अच्छी तरह समझते हैं। जब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये इतना इंपॉर्टेंट हो चला है तो युद्ध की स्थिति में इसकी अहमियत का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। युद्ध की स्थिति में कम्युनिकेशन की भूमिका को लेकर के सक्सेना का मानना है कि प्रॉपर और परफेक्ट कम्युनिकेशन यानी कि जीत की गारंटी। कम्युनिकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना कम्युनिकेशन के तो हम हमारे सब अपाहिज से हो जाते हैं, इन्फेंट्रीज। लेकिन कम्युनिकेशन अगर है तो हमारे सारे आर्डर्स ऊपर से लेकर नीचे तक पानी की तरह फ्लो होता रहता है। सबसे बड़ा सहारा है इक्विपमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इक्विपमेंट अगर परफेक्ट है तो हमारी लड़ाई भी परफेक्ट है, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। के सक्सेना का कहना है कि उनका आर्मी में आना उनकी मां की अभिलाषा का परिणाम है, जिसे सम्मान देते हुए उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। असल में हमारी माँ की इच्छा थी कि हमारा कोई बच्चा सेना में जाए। छोटे पर हमें सुनाते थी माँ हमारी, तो वो हमारे दिल में बैठी हुई थी। और मदर की डेथ होने के बाद, वो सन 58 में खत्म हुई थी, तो उसके बाद हमारे दिल में ये था कि हमें तो आर्मी में ही जाना है। अनेक ऐसे संदेश होते हैं जिन्हें फोन पर कम्युनिकेट करना कतिपय कारणों से उचित या उपयुक्त नहीं होता और उन्हें सीधे ही हस्तगत करना होता है। ऐसे ही एक संदेश का जिक्र करते हुए के सक्सेना बताते हैं, सबसे पहले इनके घुसपैठी जो अंदर आ रहे थे, उसी के निवारण के लिए कमांडर साहब ने मुझे एक मैसेज दिया था लिफाफे में बंद करके, और जो कि 8 ग्रेनेडियर के सीओ साहब को देना था। कलाई ब्रिज पर वहां पर 8 ग्रेनेडियर के सीओ साहब थे अपने बंकर में। तो वहां जब दिया, और साथ ही साथ कमांडर साहब ने ये कहा था कि जब उन्हें लिफाफा हैंड ओवर करोगे उस टाइम पर उनसे कहना कि मुझे फोन करें। तो मैंने जैसे ही हैंड ओवर किया तो उन्होंने फोन किया। फोन करने के बाद में मैंने कहा अब इजाजत दीजिए चलें। तो ये कैसे हो सकता है, कमांडर साहब के पास से आए हैं, आप चाय भी नहीं पियेंगे सब लोग। तो फिर हम चाय वाय पी करके वहां से चले आए। उसी जिस रफ्तार से गए थे उसी रफ्तार से वापस आए। 1965 की लड़ाई के दौरान के सक्सेना का पोस्टिंग पुंछ में रहा था। इस बीच उन्हें एक बार एलओसी पार करके पाकिस्तान जाने का भी आदेश मिला था। ये सीज फायर के आसपास की घटना है। 65 वार में मैं उस टाइम पर पुंछ में ही था, और वहां से एलओसी पार करने के बाद 3.5 किलोमीटर ही अंदर पाकिस्तान में पहुंच पाया था। और उसके बाद फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन वहां सीज फायर हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग वापस आए थे। के सक्सेना ने बताया कि वे 1 मार्च 1984 को सेवानिवृत्त हुए थे और सेना में उनकी अच्छी सेवाओं के लिए उन्हें सराहनीय सेवा मेडल से नवाजा गया था। मैं रिटायर हुआ 1 मार्च 84 में सिग्नल कोर से। उस समय मैं हवलदार था और हवलदार रैंक से ही मुझे रिटायरमेंट मिला। और मुझे उस टाइम पर ये यहाँ यूपी एरिया में ही वो थे, मान साहब उस टाइम पर कर्नल बन चुके थे, तो उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था, मुझे पता भी नहीं चला। तो मुझे सराहनीय सेवा मेडल भी दिया, जो कि रिटायरमेंट के बाद आया था मेरे पास। आइए अब हम मिलते हैं रिटायर्ड सूबेदार
वीडी शर्मा से। मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार बीडी शर्मा है। मैं 29 फरवरी 1960 को तोपखाना रेजिमेंट में भर्ती हुआ था ड्राइवर के पद पर। ट्रेनिंग करने के पश्चात मेरा पहला पोस्टिंग 17 पैराफील्ड रेजिमेंट आगरा में हुआ था। वीडी शर्मा बताते हैं कि इसके बाद उनकी रेजिमेंट बदलकर उसे आगरा से आसाम स्थित फुलबारी में मूव कर दिया जाता है। 17 पैराफील्ड से मेरा ट्रांसफर 16 फील्ड पंडितों की रेजिमेंट, वहां से आदेश मिला कि रेजिमेंट मूव कर रही है। हम वहां से आसाम के अंदर फुलवारी के अंदर हमारी रेजिमेंट को लोकेशन मिला। इसके बाद जब 1965 के युद्ध की शुरुआत हुई तो उनकी यूनिट को मूव होने का आदेश मिला। ट्रेन में बैठकर वीडी शर्मा अपनी यूनिट के साथ जम्मू पहुंच जाते हैं। 1965 में हमको ये मालूम है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चलने वाली है, कहाँ चल रही है, क्या चल रही है, इसके बारे में पूरा गोपनीय था। हमें कुछ नहीं बताया गया। मतलब हमारी रेजिमेंट को रियर छोड़ के बाकी सबको ट्रेन में बिठा लिया गया। वहां से हम जम्मू में आकर 9 बजे 10 बजे रात को उतरे और रात में ही हम चले गए। तो कोई बोलता अखनूर है, कोई बोलता छमजोड़िया है। रात में से हमको लोकेशन के असली पता नहीं चल पाए। लेकिन यहाँ पहुंचते ही पूरी यूनिट को उसकी ड्यूटीज अलॉट कर दी जाती हैं। ड्राइवर होने के नाते वीडी शर्मा को ड्यूटी मिलती है कि आप दी गई लोकेशन पर रोजाना खाना, गोला बारूद और जरूरत की बाकी चीजें पहुंचाएंगे। जब हम वहां पहुंचे तो मेरा ड्राइवर होने के नाते मेरी रेजिमेंट डिप्लॉयमेंट में थी। मेरी बैटरी 16 फील्ड रेजिमेंट की 47 बैटरी में मैं पोस्टिंग था। मुझे ड्यूटी मिली, आप बैटरी के गनों पर डेली खाना पहुंचाएंगे, गोला बारूद जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो जिम्मेवारी मेरी सौंपी गई। रात को 9 बजे के 10 बजे के करीब हम चलते थे। 11-12 बजे तक पूरे को सप्लाई सब कुछ करके वापस हम जो हमारा रियर था या हमारा डन था हम वहां आकर थे और गाड़ी कंप्लाइन करके खड़ी कर देते थे। वीडी शर्मा बताते हैं कि एक दिन कंफ्यूजन में उनसे लोकेशन मिस हो जाती है और वो एलओसी के पास पहुंच जाते हैं। फर्स्ट दिन जब हमको मालूम नहीं था, हम जानते नहीं थे लोकेशन के बारे में, हम रात में एलओसी पहुंच गए। एलओसी पे फायरिंग होने की पूरी तैयारी हो गई, पर वो पासवर्ड हमारे पास थे। पासवर्ड की तरफ से अब जब पता चलेगा कि हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, फिर उन्होंने हमको हमारा गाइड बताया कि 16 फील्ड रेजिमेंट इस तरफ डिप्लाई है। हम लोग उस तरफ चले गए। उस दिन हमको 1:30-2 बज गया था। एक तो चीजें रात में ट्रांसपोर्ट होती थीं और दूसरे सुरक्षा कारणों से वाहन की लाइट नहीं जला सकते थे। ऐसे में क्या करते थे ये वाहन चालक, बता रहे हैं वीडी शर्मा। जब रात में चलेंगे तो दुश्मन को हमारा लोकेशन पता चल जाएगी, इधर गाड़ियां, दुश्मन हमारा लोकेशन ले लेगा। इसलिए हम लोग रात के अंदर जब मूव करते थे तब जहां तक हमारी आंखों से हमको दिखाई देता था 2 गज का 3 गज का हम चलते थे। जब बहुत होता था तो एक आदमी की पीठ पर सफेद कपड़ा बांध दिया जाता था, आगे आगे वो चलता था, पीछे पीछे हमारी गाड़ी 5, 7, 10 किलोमीटर की स्पीड में चलती थी। 1965 युद्ध के बाद वीडी शर्मा अनेक जगहों पर नियुक्ति लेते हुए अंत में फरवरी 1988 में सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वीडी शर्मा के बाद आइए अब मिलते हैं सरदार बचन सिंह से। मैं सैपर बचन सिंह क्षेत्र फील्ड कंपनी इंडिपेंडेंट में नौकरी करता था और अगस्त का महीना सन 65 की बात है। हम उस टाइम बद्रीनाथ में थे, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, बद्रीनाथ रोड़ा बनवा रहे थे। उस टाइम हमें एक अचानक ऑर्डर मिला, भाई हेडक्वार्टर में क्लोज हो जाओ। हम आके पांडुकेश्वर बद्रीनाथ के पास जोशीमठ से आ गए, सब प्लाटून क्लोज हुई। हेडक्वार्टर से क्लोज होने के बाद वचन सिंह की यूनिट को दोबारा फिर वहां से मूव होने का आदेश मिलता है। बचन सिंह बताते हैं कि वे हेडक्वार्टर से रुद्रप्रयाग होते हुए ऋषिकेश पहुंचते हैं, जहां ब्लैकआउट देखकर सहज अनुमान लग जाता है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, ज्वालापुर होते हुए उनकी यूनिट रुड़की पहुंचती है।
उसके बाद ये एक रात हमने रुड़की काटी। उसके बाद एक ट्रेन फिर लगा दी गई हमारे लिए स्पेशल, भी पंजाब की तरफ मूव करना है। गाड़ियां लोड करे। रात को जब हमारी ट्रेन चली, हमारे सीओ साहब थे, गुप्ता जी थे, पूरा नाम तो याद नहीं मेरे, उनको कहां से सिक्योरिटी मिली, क्या हुआ, उन्होंने ट्रेन को हमारी को जुगादरी में रोक दिया। हम लोग सारे हैरान रह गए भी क्यों रोक दी गई। कतिपय सुरक्षा कारणों से ही उस गुड्स ट्रेन को जगाधरी में रोका गया, जिसमें सेना के वाहन यानी कि ट्रक लोड थे। तभी उन्हें आदेश मिलता है कि आप सभी वाहनों को ट्रेन से उतारकर जंगल की तरफ मूव करें। जंगल में रात को जो दृश्य वे देखते हैं, उससे उनको समझ आ जाता है कि आखिर किस खतरे की संभावना के तहत उन्हें ट्रेन से उतारकर यहां लाया गया। उसी रात को हमें बोले जंगल में पहुंचो। हमने गाड़ियां नीचे उतारी और जंगल में जा घुसे। जगाधरी के बाद दादूपुर जगह आती है, एक दादूपुर के जंगल में हम चले गए। हम लोग अपने गाड़ी में सोए, ड्राइवर तो गाड़ी में सोता है। उसी रात को सोए हुए थे जंगल के बीच में, एक पाकिस्तान का फाइटर, दो अपने उसके पीछे, बिल्कुल हमारे से मेरे ख्याल 20 मीटर ऊपर से निकले। बचन सिंह बताते हैं कि ये संभवतः शुरू सितंबर की बात है, जब उनकी गाड़ी को 235 रेजिमेंट में उनकी 75 फील्ड कंपनी के साथ अटैच करके राजस्थान भेज दिया गया। राजस्थान पहुंचकर उन्हें 16 ग्रेनेडियर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिसे फ्रंट पर माइंस प्लॉट करने थे। शायद सितंबर 2-3 की बात है। 75 फील्ड कंपनी थी हमारी 235 रेजिमेंट में। हमारे यहाँ 2 गाड़ियां उसके साथ डिटेल कर दी हैं राजस्थान के लिए। उधर हमने जाके मेंस लगाने थे राजस्थान में। दिल्ली आए बाई रोड, वहां से 2 गाड़ियां हमारी यहाँ ट्रेन में लोड करवा दी। जब हम पोखरण पहुंचे, पोखरण से आगे कोई रास्ता नहीं था, हम जैसलमेर पहुंचे बाई रोड। रात को पहुंचे, वहां कैंप लगा हमारा। उसके बाद हम ग्रेनेडियर थी 16 ग्रेनेडियर, उसके साथ अटैच कर दिया हमारी प्लाटून को। वो फिर हमें ले गए रामगढ़, जैसलमेर से है 35-40 किलोमीटर के करीब है पूरा एरिया। कहीं पानी नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं था। हम तो फिर सामान लेने के लिए पीछे आ जाते थे फिर जैसलमेर। तो जो हमारे जवान थे वो ऊंटों पर बैठ के, पाकिस्तान किशनगढ़ है उधर बॉर्डर, वहां पर जाके फिर उन्होंने मैंस लगाई। 1965 का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद बचन सिंह अलग अलग यूनिट्स के साथ अटैच होकर विभिन्न कार्यों का हिस्सा रहे। 1965 के बाद वे चंडीगढ़, लेह, रुड़की, जालंधर आदि में रहते हुए 1970 में नेफा के पास लखनपुर पहुंचे। 1971 की लड़ाई में अपनी भूमिका का उल्लेख करते हुए बचन सिंह बताते हैं, फिर 71 की लड़ाई शुरू हुई। बताया कान भाई लागी, आगे सामान लोड करो। और फिर हम इधर से अमरपुर होते, तलिया मोरा एक जगह, उधर होते अगरतला से फिर हम बांग्लादेश की तरफ को घुसे। पुल तोड़े, पुल बनाए भी हम लोगों ने। हमारा जवान भी कैजुअलिटी हो गया था वहां पर। जिधर वो सिलेंडर अपने हुए थे ना 1 लाख आदमी, मैनामती एक है बांग्लादेश की कैंट है, ये ढाका चिटगांव के बीच में, वहां हम रहे। वो सिलेंडर हम लोगों ने करवाए, वो लड़ाई फतेह करी, फिर हम वापस आए। 1979 की उस घटना का जिक्र करते हुए वो फख्र महसूस करते हैं जब उन्हें मदर टेरेसा को दिल्ली लेकर जाने का अवसर मिला था, जहां उन्हें नोबेल प्राइज रिसीव करना था। जन मोहनलाल साहब थे, उनका ड्राइवर रहा 79 में। उनके साथ में मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार के लिए मैं दिल्ली लेके गया था। जन साहब भी गए थे और मैं भी लेके गया था बरेली से। बचन सिंह बताते हैं कि वे 1984 में सेना से रिटायर हुए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने 18 वर्षों तक सेना की सेवा की। रिटायर होने से कुछ महीने पहले मैंने कहा, मास्टर मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरे को नौकरी का कोई बंदोबस्त कर दो। उन्होंने मेरे लिए एक स्पेशली वैकेंसी मंगाई एमईएस के लिए, ड्राइवर के तौर पर। मैं फिर वहां ड्राइवर के तौर पर एमईएस में 18 साल नौकरी करी। फिर 2002 में मैं रिटायर हुआ एमईएस से भी। बचन सिंह के बाद आज की कड़ी की आखिरी मुलाकात ड्राइवर राजपाल सिंह से। मैं राजपाल सिंह 29/9/59 को आर्मी ज्वाइन की। एएससी सेंटर मेरठ में ट्रेनिंग की। एमटी ड्राइवर की ट्रेनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग पास करने के बाद में हमारा पोस्टिंग हो गया और हम लखनऊ चले गए। लखनऊ के बाद राजपाल सिंह की यूनिट जम्मू पहुंचती है।
ये 1962 की बात है, जब चीन की ओर से युद्ध की परिस्थिति पैदा हो गई थी और उनकी यूनिट को ट्रुप्स लेकर लेह जाने का आदेश मिलता है। उसके बाद हमारी यूनिट जो है सीधा जम्मू चली गई। 62 बार की हलचल सी थी। उस टाइम यूनिट थी 526 एससी बटालियन। यूनिट को ड्यूटी मिली और हम लोग जो है वहां से ले के लिए चले। देखो अपनी कानवाई लेके गए। कानवाई में ट्रुप्स को ले गए थे। उधर गार्ड थी, 7 गार्ड को ले गए और ले जा करके जो है उधर तक छोड़ा। उस टाइम रोड की इतनी हालत खराब थी कि रास्ता नहीं था। गाड़ी को 4-4 बार 5-5 बार रिवर्स करने के बाद में, और बर्फ गिरती है, हालत खराब होकर के जैसे तैसे करके हम लोग 5-6 दिन में उधर तक पहुंचे, कानवाई ले तक, और ट्रुप्स को छोड़ा। छोड़ने के बाद में फिर आदेश मिला, एक जगह है बीच में श्रीनगर से आगे सोनामार्ग में हमारा परमानेंट कैंप लग गया। फिर वहीं से हम लोग ड्यूटी ऊपर से नीचे सामान लेने आना, ऊपर ले जाना। तो राशन या जो सामान था हमारा जैसा भी पहुंचाने को हम पहुंचाते रहे, अपनी ड्यूटी पूरी करते रहे। राजपाल सिंह बताते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उनकी यूनिट वापस जम्मू पहुंच जाती है। 1964 में राजपाल सिंह का सिलेक्शन यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स के लिए हो जाता है और वे 1 वर्ष इजिप्ट में रहते हैं। 1964 में मैं विदेश गया था। इजिप्ट UNEF यूनाइटेड नेशनल इमरजेंसी फोर्सेस के अंडर हमारे यहाँ से एक बटालियन गई थी 4 गार्ड की। तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद में बम्बई गए। बम्बई से पानी के जहाज में, जहाज का नाम था मुजफ्फरी, उसमें बैठ करके हम लोग सब इजिप्ट के लिए मूव किया। 12 दिन के बाद में हम लोग जो थे इजिप्ट के पास पहुंचे। तो वहां पर कैंप के अंदर में उस टाइम पर 7 देश की आर्मी थी। तो वो जो उसके राष्ट्र संघ के मेंबर थे वही वह 7 देश की आर्मी थी। तो हम लोग वहां पर रहे। उस टाइम पर मेरे को छोटी गाड़ी दी गई थी और हमारा ड्यूटी जो थी वो एक डॉक्टर मेजर अमरीक सिंह थे MC के, उन्हीं की ड्यूटी मैंने पूरा टर्नओवर में की। राजपाल सिंह बताते हैं कि 1965 की लड़ाई की चर्चा तो उनके कानों में इजिप्ट में ही पड़ चुकी थी। इस बीच जुलाई 1965 में राजपाल सिंह का वहां का टेन्योर पूरा हो जाता है और वे भारत वापस आ जाते हैं। उसके बाद में ड्यूटी खत्म होने से पहले ही पता चला कि 1965 का युद्ध जो है वो शुरू हो गया है और छोटी-मोटी घटनाएं हो रही हैं। हमारा टर्न खत्म हो गया। जुलाई में 65 में हम लोग वापस आए थे। 1965 अगस्त में मेरा पोस्टिंग 506 एसी बटालियन 6 माउंटेन डिव में सियालकोट सेक्टर में हुआ था। उसका हेडक्वार्टर बरेली में था। तो बरेली में रिपोर्ट करी। बरेली में रिपोर्ट करने के बाद हमको जो है उधर भेज दिया गया। वहाँ पोस्टिंग जाने के बाद में मेरे को गाड़ी दी गई और गाड़ी से मैं ड्यूटी करता था। सप्लाई डिपो सामा में था। सावा सियालकोट से करीब 40 किलोमीटर था। सामा से राशन लेकर के सियालकोट सेक्टर तक पहुंचाना, कच्चा राशन मतलब आटा, चावल वगैरह, सब्जी वगैरह, ये सामान लेकर के हम लोगों का ड्यूटी था ले जाना। और कोई ट्रुप्स वगैरह को जैसे कोई बीमार हो गया है तो उसको अस्पताल तक, वो सीरियस होता था तो उसको जम्मू भी कभी कभी छोड़ना पड़ता था। इस प्रकार से ही लगातार हमारी ड्यूटी रहती थी। रात को भी कभी कभी ऐसा होता था कि सोने को भी नहीं मिलता था, क्योंकि ड्यूटी भी रात को गाड़ी भी चलाना है, रात को ड्यूटी भी देनी पड़ती थी पिकेट के ऊपर में। वहां करीब 1 महीने ड्यूटी करी हमने वहां पर। तो ये थी राजपाल सिंह की कहानी। आज की कड़ी में आपने 4 कहानियां सुनी। मैंने पहले भी कहा, सेवाएं हर प्रकार की होती हैं, किंतु धन्य हैं वे सभी जवान जिन्हें किसी न किसी रूप में इस महान युद्ध का हिस्सा बनने का अवसर मिला। सौभाग्यशाली हैं वो सभी जवान जिन्हें अवसर मिला उस मिट्टी को स्पर्श करने का जिसे हमारे जवानों ने अपने रक्त से रंजित किया हुआ था। 1965 युद्ध पर आधारित एक सलाम वतन के नाम श्रृंखला की अंतिम कड़ी में एक नई कहानी लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। सुनना न भूलिएगा। तब तक के लिए सुरेश ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एक सलाम वतन के नाम, एक सलाम वतन के नाम, एक सलाम वतन के नाम, एक सलाम वतन के नाम।